नमस्ते। इस खूबसूरत पारिवारिक कहानी को समझाने वाले इस नई एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही निजी और सच कहूं तो बहुत ही प्यारी फैमिली स्टोरी जानने वाले हैं। ये सिर्फ दो लोगों के मिलने की कहानी नहीं है, ये दो परिवारों के जुड़ने की कहानी है। और खास तौर पर एक बड़े भाई के नजरिए से इस पूरे सफर को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। घर में जब किसी की शादी की बात आती है तो कितनी सारी भावनाएं और जिम्मेदारियां उससे जुड़ जाती हैं, है ना? आइए आज बिल्कुल उसी एहसास को मिलकर महसूस करते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक पारंपरिक परिवार में आखिर एक बड़े भाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? ये सिर्फ एक रिश्ता पक्का हो जाने तक तो सीमित होती नहीं। अपनी बहन के लिए एक बिल्कुल सही जीवन साथी चुनना, उस इंसान को खुद अपनी आंखों से परखना और अपने परिवार को एक तसल्ली देना कि हाँ, बच्ची बिल्कुल सही हाथों में जाएगी। ये सच में किसी भी बड़े भाई के लिए एक बहुत बड़ा फर्ज होता है। ये एक ऐसा जज्बाती बोझ है जिसे शायद शब्दों में उतारना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आज की हमारी ये कहानी बिल्कुल इसी एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। भाग 1, पारिवारिक शुरुआत। चलिए देखते हैं इस रिश्ते की बात आखिर शुरू कहाँ से हुई। शुरुआत होती है मथुरा की उस पहली मुलाकात से। इस बहुत ही अहम बैठक में ऋषभ और उसके माता पिता शामिल थे और साथ ही दुआ, उसके माता पिता और उनके मथुरा वाले चाचा चाची मौजूद थे। और यहीं पर सबने मिलकर इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन यहाँ एक कैच था। जो लोग इस मीटिंग में नहीं थे वो दरअसल दुआ की जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से थे। दुआ के बड़े भाई दिव्याकांत, जो उस वक्त अपनी आईएएस की ट्रेनिंग पर गए हुए थे, और उनके छोटे भाई जीवन, ये दोनों इस दिन वहां शामिल नहीं हो पाए थे। यानी परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अपने होने वाले दूल्हे से बिल्कुल अनजान था। भाग 2, बड़े भाई का महत्वपूर्ण कर्तव्य। अब वक्त आ गया था आखिरकार परखने की जिम्मेदारी निभाने का। अब इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उस वक्त ऋषभ आखिर कर क्या रहा था। वो खास तौर पर सिर्फ शादी के लिए ही विदेश से वापस भारत आया था। लेकिन जब शादी की तैयारियों और बैठकों में थोड़ा वक्त लग रहा था ना, तो उसने खाली बैठकर इंतजार नहीं किया। उसने दिल्ली में ही एक कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां एयरपोर्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। सोचे, ऐसी लगन और मेहनती रवैया किसी भी बड़े भाई को आश्वस्त करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट था। तो वक्त था दिसंबर 2008 के आखिरी हफ्ते का। बड़े भाई दिव्याकांत नए साल की छुट्टियां मनाने अपने घर आए और उन्होंने ठीक कर लिया कि बस अब ऋषभ को मिलने और परखने का वक्त आ गया है। उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, बिल्कुल क्लियर थी। किसी ड्राइंग रूम में बैठकर औपचारिक बातचीत करने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे ऋषभ की वर्क साइट यानी दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे। उनका मकसद था ऋषभ को उसके नेचुरल प्रोफेशनल माहौल में काम करते हुए देखना। उन दोनों ने वहां पूरा दिन एक साथ बिताया, जिससे दिव्याकांत को ऋषभ के असली व्यक्तित्व और तौर तरीकों को करीब से समझने का एक बेहतरीन मौका मिला। पूरा दिन ऐसे साथ बिताने के बाद जब शाम को वापसी का वक्त हुआ तो ऋषभ ने बड़ी जिम्मेदारी दिखाते हुए दिव्याकांत को आराम से उनके घर तक ड्रॉप किया और फिर वहां से अकेले अपने घर फरीदाबाद के लिए निकल गया। देखिए, एक बड़े भाई के लिए जो अपनी छोटी बहन के फ्यूचर हस्बैंड को परखने निकला हो, ये छोटी छोटी बातें, ये केयर करना बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और सच मानिए तो इस एक दिन के लंबे सफर ने ही उस आखिरी फैसले की नींव रखती थी जिसका इंतजार घर में बैठा पूरा परिवार कर रहा था। भाग 3, एक बहुत ही दिलचस्प निष्कर्ष। देखते हैं कि बड़े भाई का फैसला आखिर क्या रहा। रात को जब दिव्याकांत आखिरकार घर लौटे तो पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थी कि क्या फीडबैक आएगा। खैर, दिव्याकांत थोड़े थके हुए थे लेकिन खुश लग रहे थे। उन्होंने घर आकर एक बात बड़ी मजेदारी से कही, लड़का कैसा है ये तो मैं एक दिन में पता नहीं कर सकता, वैसे मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन हाँ, लड़का ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है। ये कोट सच में कमाल का है। ये उस भाई की ईमानदारी दिखाता है कि एक ही दिन में कोई किसी को कंप्लीटली कैसे जान लेगा, है ना? पर ड्राइविंग स्किल्स को लेकर उनकी ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन आगे चलकर इस परिवार के लिए एक बहुत ही मीठी और गर्व की बात बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता अब और कैसे आकार लेता है। भाग 4, रोका और नए पारिवारिक बंधन। जैसे ही बड़े भाई का वो प्यारा सा अप्रूवल मिला, उसके बाद तो मानो कहानी ने अलग ही तेजी पकड़ ली। दिसंबर 2008 के उस ब्रदर्स टेस्ट के बाद सीधा आया 2 फरवरी 2009 का दिन। इस दिन दुआ के परिवार की तरफ से ऋषभ का ऑफिशियल रोका हो गया और यही वो दिन था जब छोटे भाई जीवन की आखिरकार पहली बार ऋषभ से मुलाकात हुई।
और ठीक इसके अगले दिन यानी 3 फरवरी को दुआ और ऋषभ के बीच वो पहला फोन कॉल हुआ। अब जाकर हम कह सकते हैं कि परिवार का हर एक सदस्य इस रिश्ते से पूरी तरह जुड़ चुका था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रोका वाले दिन ही एक और बहुत जरूरी चीज हुई। दरअसल छोटे भाई जीवन ने खुद आगे बढ़कर दुआ का फोन नंबर ऋषभ को दिया। अब आप खुद सोचकर देखिए, एक ट्रेडिशनल माहौल में जहाँ डायरेक्ट बात करने से पहले बड़ों की मंजूरी लगती है, वहाँ एक छोटे भाई का ये कदम उठाना उन दोनों के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने जैसा था। इस एक छोटे से कदम ने उनकी आपस की बातचीत का रास्ता खोल दिया, जिसका शायद वो दोनों ही मन काफी समय से इंतजार कर रहे थे। भाग 5। पहली कॉल का वो रोमांचक इंतजार। चलिए उस पल में वापस चलते हैं। और ये इस बात को बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि असली जिंदगी की जो कहानियां होती है ना, वो कितनी सिंपल और बिल्कुल जमीन से जुड़ी होती हैं। दिन था 3 फरवरी 2009 का। ऋषभ ने ठीक वक्त पर पहल की और अपनी जिंदगी का वो पहला और बेहद खास फोन मिलाया। और उस वक्त दुआ क्या कर रही थी? किसी मूवी के सेट की तरह वो बालकनी में खड़ी होकर हवा में बाल नहीं लहरा रही थी, बल्कि वो किचन में अपनी मम्मी के साथ खाना बनाने में उनकी मदद कर रही थी। ये जो पूरा डोमेस्टिक माहौल है ना, किचन में काम करते हुए फोन का बजना, ये इस पूरी कहानी को और भी सच्चा, रिलेटेबल और दिल को छू लेने वाला बनाता है। अब यहाँ तक आते आते एक बहुत ही नेचुरली आने वाला सवाल उठता है। जब किचन के उस शोर में वो फोन की घंटी बजी होगी, तो आखिर उस पहली बातचीत में उन्होंने आपस में ऐसी क्या बात की होगी? इतने लंबे इंतजार, बड़े भाई के उस परख वाली नजरों और छोटे भाई के उस मदद वाले कदम के बाद जब आखिरकार दोनों की आवाजें पहली बार एक दूसरे तक पहुंची, तो वो पल कैसा रहा होगा? इसी दिलचस्प और बेचैन करने वाले सवाल के साथ इस सोर्स मटेरियल का आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए फिर जुड़ेंगे। तब तक इन यादों को और इस कहानी की सादगी को जरूर सोचिएगा।